अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। तो नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही तकलीफ़ दह मर्ज़ के बारे में बात करेंगे जिसको बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, हेमोरॉयड कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बवासीर होती क्या है। बवासीर जो है ये मक्कत के अंदर, रेक्टम के अंदर की जो वेन्स होती हैं उनके सूज जाने, उनके स्वेल हो जाने, उनके फूल जाने को कहते हैं। और जब इन वेन्स के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसको हम बवासीर कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि बवासीर की कितनी किस्में होती हैं। बवासीर जो है ये दो किस्म की होती है, जिसको एक को हम कहते हैं इंटरनल हेमोरॉयड्स और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉयड। तो इंटरनल हेमोरॉयड जो होती है वो क्या होता है कि रेक्टम के अंदर की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं और उनसे जब बोवल मूवमेंट होती है, मरीज़ जब पखाना खारिज करता है तो उनमें से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। और आम तौर पे इसमें दर्द वगैरह नहीं होता और फ्रेश जो है वो ब्लड आता है। इसकी दूसरी किस्म जो है उसको हम एक्सटर्नल हेमोरॉयड कहते हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉयड में ये होता है कि मक्कत और एनस की जिल्द के नीचे जो वेन्स होती हैं वो सूज जाती हैं और फूल जाती हैं और उनमें शदीद दर्द होता है, ख़ारिश होती है, जलन होती है, चुभन होती है, मरीज़ को टिस्सें पड़ती हैं और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मक्कत के अंदर कोई चीज़ अटकी हुई है। और पखाना करते हुए भी बहुत शदीद दर्द होता है और ब्लीडिंग भी होती है। तो ये है एक्सटर्नल हेमोरॉयड्स। अब हम बात करते हैं कि बवासीर की वजूहात क्या होती हैं। तो नाज़रीन, ज़्यादा देर बैठने वाले जो लोग होते हैं या ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से मक्कत के ऊपर चूँकि दबाव रहता है और उसकी वजह से पाइल्स का मसला हो जाता है। इसी तरह वाशरूम में जाके जो लोग पखाना करने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं और दबाव ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो उनको भी बवासीर हो जाती है। कब्ज़ होने की वजह से, चावल ज़्यादा खाने की वजह से, फ़ाइबर ज़्यादा ना लेने की वजह से, वज़न ज़्यादा उठाने की वजह से, फिर हमल के दौरान, बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ ख़वातीन के अंदर पाइल्स का मसला हो जाता है। ये मर्ज़ जो है वो मरूसी तौर पर भी होता है कि बाज़ लोगों के अंदर उनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये मर्ज़ होता है तो उनको ये मर्ज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि बवासीर की अलामत क्या होती हैं। तो इसमें ये होता है कि मरीज़ को मक्कत के अंदर गोला सा महसूस होता है, वो वेन्स के फूलने की वजह से जलन होती है, ख़ारिश होती है। बाज़ लोगों में कब्ज़ अगर हो तो उनको कई दिन पखाना नहीं आता, बाज़ लोगों को बार बार पखाने की हाजत होती है और मोशन करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ और जो है वो पखाना बाकी है, पखाने के बाद जलन और ख़ारिश और इस तरह की इसमें अलामत होती हैं। हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में बवासीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन और बेशुमार मेडिसिन है जो कि मरीज़ को दी जाती हैं और फ़ौरी तौर पे उस पर इन वेन्स की जो स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, दर्द जो है वो कम हो जाता है फ़ौरी तौर पे। और असल जो बात है वो ये है कि ये मेडिसिन जो हैं ये अलामात की बेस पे सेलेक्ट की जाती हैं, यानी सिर्फ बवासीर का नाम सुनने पे हम किसी मरीज़ को कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते। हर मरीज़ की मेडिसिन जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अब जैसे एक मरीज़ जो है उसको बवासीर है, मोके भी हैं, पाइल्स, उसकी वेन्स फूली हुई हैं, लेकिन उसको दर्द नहीं होता तो उसकी मेडिसिन जो है वो सेपरेट होगी। एक वो मरीज़ जिसको बहुत शदीद दर्द होता है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई पिक्चर जो है वो उसकी मक्कत के अंदर फंसी हुई है, शीशे का कोई पीस फंसा हुआ है और उसको शदीद दर्द होता है, उसकी मेडिसिन अलहदा होगी। और इसी तरह एक मरीज़ जो है उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो फ्रेश ब्लड आ रहा है, उसकी मेडिसिन अलहदा है। यानी मरीज़ के मजाज को, होम्योपैथी में मरीज़ के मजाज को देखना पड़ता है और उसकी टोटल जिस्म की अलामत को देखना पड़ता है कि मसलन एक आदमी जो है वो ऑफिस वर्क करता है और उसको पाइल्स है, एक आदमी जो वो है जो मजदूरी करता है और उसको पाइल्स का इशू है, तो दोनों की मेडिसिन जो है वो डिफरेंट होंगी। तो होम्योपैथी जो है वो बहुत ही जल्द अफेक्ट करती है और बहुत जल्द इस मर्ज़ को ठीक कर देती है। अब हम बात करेंगे कि बवासीर से
کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ قبض نہیں ہونی چاہیے مریض کو، اور بہانہ کرتے ہوئے اس کو زور نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ایک مریض جو ہے وہ واش روم میں گیا اور اسے موشن نہیں آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کے واپس آ جائے اور دوبارہ سے جو ہے نا موشن کے لیے جائے اور رفع حاجت کے لیے جائے، اور زور نہ لگائے، کیونکہ جب وہ زور لگائیں گا تو اس کی وین جو ہیں وہ زیادہ پھول جائیں گی اور اس میں زیادہ مسئلہ ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ خوراک جو ہے اس کے اندر فائبر زیادہ ہونا چاہیے، اس میں تلی ہوئی چیزیں اور فرائیڈ چیزیں اور فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بیکری کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، چاول زیادہ جو ہے وہ یوز نہیں کرنے چاہیے۔ پھر ایکسرسائز اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی مریض جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے کام کرتا ہے اور وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو اس میں بہت چانس ہے کہ اس کو پائلز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ورزش جو ہے وہ ریگولر کرنی چاہیے۔ پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پینا چاہیے، کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی دن کے اندر، اور دوسرے مشروبات بھی اس میں ایڈ ہونے چاہیے، تو جیسے پھلوں کے رس ہیں اور باقی چیزیں ہیں۔ تو پانی اگر کوئی مریض زیادہ پیتا ہے تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس مرض سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سٹریس جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور ایزی لائف جو ہے اس کو گزارنی چاہیے۔ زیادہ ٹائٹ کپڑے جو ہیں وہ نہیں پہننے چاہیے۔ اگر ایک مریض جو ہے وہ مثلا کوئی اس طرح کے انڈر گارمنٹس پہنتا ہے جو کہ زیادہ ٹائٹ ہیں تو وہ بھی اس کی ایک وجہ بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے بواسیر کے حوالے سے میں نے کچھ عرض کیا ہے، اور اس کے کس طرح بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں جو بیسک انفارمیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو دی ہے۔ تو اگر کسی بندے کو یہ مسئلہ ہے، یہ مرض ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آن لائن بھی ہم میڈیسن جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے کلینک پہ آ سکتا ہے تو وہ بہت ہی بہتر بات ہے۔ تو یعنی پائلز کے حوالے سے، ہیمورائڈس کے حوالے سے آپ کوئی مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔